चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों? जैसा अपने स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं कि आज हम करने जा रहे हैं प्रियम्बल। और प्रियम्बल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कहें सोल आत्मा इसी प्रियम्बल में छुपी है। हमने पूरे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें लिखी हैं, जो भी चीजें की हैं, जो भी फंक्शंस, जो भी प्रोसेस बनाए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस प्रियम्बल में जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही है। एक तरीके से किसी किताब का जो पहला पन्ना होता है, प्रीफेस होता है, अक्सर हम पढ़ते तो नहीं है उसको, बुक्स में पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कभी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उस बुक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि आप इस बुक में क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जो कि संविधान के बारे में एक एक पॉइंट को एक लिमिटेड वर्ड्स में बता देता है। और कहीं ना कहीं जैसे आप किसी चीज को परत दर परत खोलते हुए चले जाते हैं, तो प्रियम्बल वैसा ही कुछ है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाते हैं तो प्रियम्बल में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वही परत दर परत, लेयर बाय लेयर खुलते हुए चले जाते हैं। और इसलिए प्रियम्बल की बात समझना और जानना बहुत जरूरी है। कुछ इसका एक बेसिक रीजन ये भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कभी इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई मुद्दा उसके पास जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी इसको देखता है। और जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए चाहिए, तो वो भी इस प्रियम्बल के पॉइंट्स को सोचता और समझता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन बनाता है, अपने जो वर्डिक्ट है उसको देता है। तो प्रियम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हमको काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस करने को मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जो हमको जाननी और समझनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं आज प्रियम्बल के विषय में कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे दी हैं, क्यों आवश्यक हैं, उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, वॉइस आप लोग को क्लियर आ रही है? तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपनी और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा और जानना होगा कि आखिर प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, आया कहाँ से है भारत में। तो कल जब हम क्लास कर रहे थे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने एक बात कही थी कि हमारी एक संविधान सभा बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिसका कार्य था कि संविधान को बनाया जाए। ठीक है, और संविधान सभा का गठन होता है। पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी ने उसकी अध्यक्षता की, फिर कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे की पहले राष्ट्रपति भी रहे, प्रेसिडेंट रहे, वो उसके परमानेंट अध्यक्ष, स्पीकर बनते हैं, प्रेसिडेंट। और इसके बाद में फिर शुरू हुआ बात कि आखिर हम लोग क्या क्या चीजें अपने इस संविधान में बनाएंगे, क्या कैसे कैसे चीजों को देखेंगे। तो इसके लिए बात की गई। एक मिनट, फिर से किसी का चैट आ रहा है, एक मिनट में देख लेता हूं क्या है। कुछ हो सकता है वॉइस क्लियर ना जा रही हो। आप जो भी हैं, आप अपनी क्लास पे फोकस करिए, क्लास में और कौन है या नहीं है उस पे आप फोकस मत करिए। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपको कुछ मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक, चलिए। तो प्रियम्बल की अगर हम जब बात करते हैं कि हमने कैसे इसको लिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। उसके बाद में हमने एक यूएसए, यूके, इन सब चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से बात की और देखा है कि यहाँ यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस थे, उसके अकॉर्डिंग हमने बातों को लिया है। तो ये प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने यूएसए से लिया है। जैसे हमारे यहाँ भी संविधान जब बनाने को हुआ, तो संविधान के बनने में आखिर कुछ समय तो लगेगा ना, आखिर 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। तो इतने दिन अगर लग गए तो इतने दिन भी तो कुछ होना है ना, कैसे? सरकार तो चलाने को मिल चुकी थी, आखिर 1947 में हम आजाद हो गए। संविधान को 26
जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे आप शुरू करते हैं, भले ही 26 नवंबर को आपने बना लिया, कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस दिन आपने लागू किया। तो आखिर इतने दिनों तक भी तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ना जिसके थ्रू आप चलेंगे, कोई आपका बेस ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से भाई, जब तक संविधान नहीं बन जाता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, उसका फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो जाता है, तब तक कैसे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, देखा गया और जाना गया अलग अलग संविधानों में क्या क्या किया गया है, किस तरीके से बात की गई जब तक संविधान बन रहा है। तो जब भी डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो इसका एक ओल्ड स्कूल समझा जाता है, कौन? यूएसए। यूएसए जब आजाद हुआ था तो 1776 में फिलाडेल्फिया में जब वहां के नेता लोग बैठे थे, प्रमुख नेता लोग, लीडर्स, तो उन्होंने जब संविधान बनाने की बात की थी तो उनके सामने भी ऐसी ही कुछ समस्या थी कि भाई संविधान के बनने में कुछ तो समय लगेगा, तब तक क्या किया जाए। तो उन्होंने जो उनकी बेसिक नीड्स थी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, उसको डिसाइड किया, कुछ पॉइंट्स में लिखा, और उस पॉइंट्स को लिखते हुए एक प्रीएम्बल बनाया और कहा कि देखिए, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जा रहा है तब तक हम इन पॉइंट्स को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग हम गवर्न करेंगे। और दूसरी चीज, ये पॉइंट्स ऐसे हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आखिर जो हम अपने नागरिकों को अधिकार देना चाहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने प्रीएम्बल बना दिया कि इसी अकॉर्डिंग हमको चलना है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका एक बेसिक एजेंडा यही होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होते हैं एक तरीके से, वो यही होंगे, ये इसी के अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। इसी चीज से हमने भी सीख लिया और हमने कहा पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि आप भी कुछ ऐसा ही कुछ सुझाव दीजिए। तो गांधी जी नहीं, नेहरू जी, गांधी जी तो जब उद्देश्य का पालने, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही नहीं हुआ करते थे। नेहरू जी ने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया 13 दिसंबर की डेट में और 1946 में। और उसके बाद में ये एक उद्देश्य का प्रस्ताव था, इसमें उन्होंने सर्टेन कुछ पॉइंट्स लिखे कि हम लोग को ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा संविधान बन जाएगा और हमारे जो नागरिक हैं उनको सब कुछ अवेलेबल भी हो जाएगा। तो दे दिया उन्होंने सब कुछ, लगा कि ठीक है, तुरंत बात हुई, बैठक हुई, सबने चर्चा की, उस पर डिबेट किया और फाइनली जनवरी आते आते इसको एक्सेप्ट कर लिया, नेहरू जी के इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, उद्देश्य का प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि ठीक है यही हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उसके बाद जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया, तो यही जो उद्देशिका प्रस्ताव के पॉइंट्स थे वो उसमें रखे गए और जिस डेट को हमने इसको एडॉप्ट किया वो सारे पॉइंट्स उसमें लिखे गए और यही जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था बन गया क्या? हमारा प्रीएम्बल, हमारे संविधान का प्रस्तावना, प्रीएम्बल। और एक तरीके से ये क्या है, हमारे किसी बुक का जो पहला पन्ना प्रीफेस होता है, जो उस बुक के बारे में सब कुछ बता देता है, वैसा ही ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज आप समझ लीजिए, प्रीफेस समझ लीजिए, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको एक 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 वर्ड्स में आपको सब कुछ बता देता है कि हमारा देश क्या है, हमारे देश की ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हम किस अकॉर्डिंग चलेंगे, सब कुछ ये क्लियर कर देता है। ठीक है, तो प्रियम्बल ऐसा ही कुछ है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कैसे दी हुई हैं, उसको हम जानते और समझते हैं कि व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल इज लाइक अ इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ अ बुक. As an introduction, it is not a part of the contents but explains the purpose and objective with the document has been written. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस पर्पस से लिखा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपको कौन बता देता है? ये सारी चीजें हमारा प्रियम्बल बताता है, हमारा प्रस्तावना बताता है संविधान का। अब थोड़ा सा पढ़ते और समझते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, प्रियम्बल। एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से करिएगा और समझिएगा। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर यहां पर यूज कर देता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने प्रियम्बल की शुरुआत कहां से की? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do humbly adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ठीक है, अब समझते हैं एक एक वर्ड्स को, बहुत ही बारीकी से समझिएगा और जानिएगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ रहे थे, आपको याद होगा पहले लेक्चर की बात करेंगे तो हमने क्या एक बात कही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको देश के जो नागरिक होते हैं, जो देश के लोग होते हैं, उसको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसको एडॉप्ट करते हैं। कोई बाहरी आकर उनको नहीं बोलता है कि भैया ये लो, ये तुम्हारा संविधान है, इसी अकॉर्डिंग अब तुमको चलना है। ऐसा नहीं होता है। अपनी इच्छा से वो उसको बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो उसको एडॉप्ट करते हैं। कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है। तो अब इसकी पहली लाइन को आप देखिए, इसकी पहली लाइन को आप देखिए और समझिए थोड़ा सा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अपने प्रियम्बल की शुरुआत कहां से की है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हम खुद इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। और दूसरी चीज, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, संविधान का जो सोर्स है, वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही हैं। हम भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ही इस संविधान को बनाया है, हम ही इसके बेसिक सोर्स हैं। ठीक, एक पॉइंट ये मिला। दूसरा क्या पॉइंट मिल रहा है? हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? देखिए, आइए, भारत को हम बनाना चाहते हैं सोवरिन, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब हम भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं? हम भारत को सोवरिन बनाना चाहते हैं, हम भारत को सोशलिस्ट नेशन बनाना चाहते हैं, हम भारत को सेकुलर नेशन बनाना चाहते हैं, हम भारत को डेमोक्रेटिक नेशन बनाना चाहते हैं, हम भारत को रिपब्लिक नेशन बनाना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ? हम भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जिसके 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिसके 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कौन कौन से? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सीक्वेंस को याद रखिएगा, कई बार एसएससी, पीसीएस वगैरह एग्जाम में इस तरीके की चीजें भी पूछ ली जाती हैं। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे इंडिया को डिफाइन करते हैं, जो हमारे भारत देश को डिफाइन करते हैं। हमारा भारत देश कैसा देश है? हमारा भारत देश एक सोवरिन कंट्री है, हमारा भारत देश एक सोशलिस्ट कंट्री है, हमारा भारत देश एक सेकुलर कंट्री है, हमारा भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, ये हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर देता है कि हमारा देश कैसा है, बेसिक फीचर्स उसके क्या होंगे। इसके डिटेलिंग में अभी हम नहीं जा रहे हैं, डिटेलिंग तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले प्रियम्बल में क्या लिखा है, उसके क्या मीनिंग है, उसको समझते हैं, क्यों वो लिखा हुआ है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन उसमें से क्या था कि हमें अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को राइट्स देने हैं, अपने अधिकार देने हैं, उनके बीच में एक, जिस लिए वो लड़ रहे थे इतने दिनों तक आज़ादी के लिए, उनको वो सारी इच्छाएं पूरी करनी है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, सब कुछ करना है। तो वो चीज भी हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया। कैसे किया गया? सिक्योर टू
ऑल इट्स सिटीजन, हम भारत के सभी नागरिकों को, हम अपने सभी नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? जस्टिस। जस्टिस, पिछले चुनावों में जस्टिस बड़ा मुद्दा था, न्याय। यहाँ पे उस न्याय से मतलब नहीं है, ये वास्तविकता का न्याय है, चुनावी न्याय नहीं है। कौन कौन से जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के जस्टिस दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं? 3 हैं। सीक्वेंस में याद रखिएगा इसको भी, जो भी चीज लिखी है सीक्वेंस में याद रखना है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये हमको हमारे संविधान ने दिए हैं। उसके बाद में हमारे संविधान ने कुछ अधिकार और दिए, कौन से? जैसे लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता। एक फ्रीडम भी आप जानते हैं स्वतंत्रता होती है, एक लिबर्टी भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन लिबर्टी फ्रीडम से थोड़ा सा बड़ा होता है। कैसे होता है? जब चैप्टर में पहुंचेंगे, डिटेलिंग करेंगे, तब आप समझेंगे। अभी याद रखिए कि लिबर्टी स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता होगी हमारे नागरिकों को? विचार करने की, थॉट एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति करने की, बिलीफ विश्वास, फेथ वर्शिप। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपके कुछ भी विश्वास हो, आपकी कुछ भी मान्यताएं हो, आप कुछ भी बोलना चाहते हो, एक्सप्रेशन करना चाहते हो, हर प्रकार की स्वतंत्रता रहेगी। 3 प्रकार की आपको जस्टिस दी गई है, 5 प्रकार की आपको लिबर्टी दी गई है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, हर किसी को सम्मान के साथ जीने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इक्वलिटी मेंटेन किया जाएगा, हर नागरिक समान रहेगा। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और भारत के उन सभी नागरिकों में फ्रेटर्निटी, बंधुता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से बंधुता का प्रयास बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा कि देश की डिग्निटी बनी, उस इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे, और भारत की इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी बनी रहे, भारत राष्ट्र की भी इंटीग्रिटी बनी रहे। अब थोड़ा सा एक करंट के मुद्दे पर आते हैं। पॉलिटिकल सोच मत रखिएगा, थोड़ा सा बस बता रहे हैं आपको, आप समझिए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अभी हमारे एक प्रमुख विपक्षी दल इस समय जो सरकार में है, उसके एक सबसे प्रमुख नेता जो हैं, ये टूर पे गए थे, यूरोप में अक्सर टूर पे जाते रहते हैं, और इन्होंने कहा कि भारत में कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत में कोई राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अपने संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इसी बात को उन्होंने पकड़ा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स से भारत एक एज अ नेशन नहीं है। लेकिन जो नेता लोग होते हैं ज्यादातर बाहर बाहर की दुनिया से पढ़ के आते हैं, उनको यहाँ के बारे में शायद ही कुछ पता होता है, वो शायद इस लाइन को पढ़ना भूल गए हैं कि भारत में नागरिकों को और ये इस तरीके से बंधुता बनानी है जिससे कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। और यहां पर क्या कहा गया? नेशन, भारत को एक राष्ट्र की तरह से संबोधित किया गया है। इस लाइन को पढ़ना वो भूल गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए और पॉलिटिकल एजेंडे वगैरह से दूर रहने का प्रयास किया करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई। उसके बाद में इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949, this 26th day of November 1949, मतलब कौन सी डेट कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखी है? याद करिए, 26 जनवरी 1950 लिखा हुआ है क्या? नहीं, 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब हमारे संविधान ने क्या डेट लिखी रखी है? हमने अपना संविधान बनाकर कब तैयार कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को ही। इसीलिए आपको याद होगा कि 26 नवंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने अपना संविधान तैयार कर लिया था। कुछ प्रोविजंस भी हमने इसी दिन लागू कर दिए थे, पूरी तरीके से इसको लागू नहीं किया था, लेकिन कुछ प्रोविजंस इसको इसी दिन लागू कर लिए थे।
दूसरी चीज, वी हर्बली एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, मतलब हम खुद से अपने आप को इस संविधान को दे रहे हैं, इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन में हमने यही देखा था ना कि हम खुद अपने आप को इसको देते हैं, तो हम इसे अपने आप को खुद दे रहे हैं, कोई हमको नहीं दे रहा है, कोई हमको नहीं दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या बता दिया, प्रियम्बल ने हमको क्या बता दिया, सोर्स कौन होगा, हम भारत के लोग होंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसर क्या होगा, 5 होंगे। कौन कौन से, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नागरिकों को क्या देंगे हम, जस्टिस देंगे। कौन कौन सी जस्टिस देंगे, सोशल जस्टिस देंगे, इकोनॉमिकल जस्टिस देंगे और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। क्या देंगे, लिबर्टी देंगे। किस चीज की, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी और वर्शिप की लिबर्टी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote them among them all, fraternity and assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। मतलब एक चीज में सबसे ऊपर में क्या बता दिया गया कि भैया यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन सबसे ऊपर है, और अगर किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो सरकार लगा सकती है, कोर्ट लगा सकती है। किस आधार पर, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया कि टुकड़े होंगे, निकलेंगे घरों से, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तुरंत लग जाएगा, केस तुरंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के ऊपर कोई कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो उसकी कहानी तो आपको याद होगा, कल हमने बात की थी कि भैया जब लाहौर में सम्मेलन हुआ था तो नेहरू जी ने कहा था कि अब हम पूरी आज़ादी लेंगे, और इंडिपेंडेंस डे मनाना कब शुरू किया था, 26 जनवरी की तारीख को ही। अब संविधान तो इसी दिन बन के तैयार हो गया, तो क्या इस दिन की इंपॉर्टेंस को भूल जाएं, तो नेहरू जी ने कहा भैया रुको सब लोग, अभी रुक जाओ, 1 मिनट हमारी बात सुन लो। लोगों ने कहा क्या बताइए। नेहरू जी ने कहा कि देखिए हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए, आज हमको आज़ादी मिल गई, और असली आज़ादी भी मिल गई कि हमारा संविधान बन गया। सच्ची आज़ादी तो आज ही है। तो अब क्या हम उस दिन की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम अपना संविधान लागू उसी दिन करें, भले आज हमने इसको बना लिया है। तो लोगों ने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हैं, इस चीज़ को तो ले ही सकते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भले ही हमारा संविधान इस दिन बनकर तैयार हो गया, हमने अपने आप को दे दिया इसको, लेकिन इसको हमने लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को हम रिपब्लिक डे से मनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कहानी थी किसकी, प्रियम्बल की। तो क्या प्रियम्बल की कहानी इतने पे ही खत्म हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक अंतरात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, हिंदी वाली डेट भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कहीं न कहीं, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2026, 2026, 2000, 1 मिनट, 2006 विक्रमी होगा, 26 नहीं, 2006 विक्रमी होगा, 2006 विक्रमी। इस दिन को हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया। तो कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको पूछ, हिंदी वाली डेट को भी याद करिएगा। हमने क्या किया है, अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मर्पित किया है, एडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है और गिव टू आवर सेल्फ किया है। ठीक है। तो इतनी बेसिक नॉलेज थी जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब हमको क्या करना है,
अब हमको कुछ बेसिक चीजों पर जानना है। कैसे? आखिर इस सोवरेनिटी का क्या मीनिंग होता है, इस सोशलिस्ट का क्या मीनिंग होता है, इस सेकुलर का क्या मीनिंग होता है, डेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग है, रिपब्लिक का क्या मीनिंग है, जस्टिस में सोशल जस्टिस क्या होती है, इकोनॉमिकल जस्टिस क्या होती है, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी में क्या है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी किस तरीके से, फ्रेटर्निटी क्या होगी, ये सारी बातें हमको समझनी और जाननी होगी। एक एक चीज को हमको एक्सप्लेन करना होगा, और तभी आपको क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स हों, चाहे डीपीएसपी हों, चाहे एग्जीक्यूटिव बॉडीज हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात हो, चाहे बजट की बात हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो, कोई इलेक्शन कमीशन की बात हो, ये सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे। जब आप इन सब चीजों को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है उसको ये कैसे फुलफिल कर रहे हैं, कैसे ये सारे आर्टिकल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको हमको एक एक करके समझना और जानना होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि प्रियम्बल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम आज यहीं पर रोकते हैं। कल हम शुरुआत जो करेंगे वो यहीं से करेंगे। सोवर्निटीज, इन सब की एक एक करके हम डेफिनेशन को और समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, और जो लोग बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे प्लीज क्लास को डिस्टर्ब ना किया करिए। आपकी इच्छा है आप पढ़िए, नहीं इच्छा है ना पढ़िए। आप पढ़ेंगे आपकी तैयारी होगी, नहीं पढ़ेंगे नहीं तैयारी होगी। ठीक है।